नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है आज की जनता की अदालत में इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में क्यों भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई? भारतीय जनता पार्टी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। हर कोई इंडिया गठबंधन की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी को उड़ता हुआ देखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के आगे क्या भारतीय जनता टिक पाएगी? हर कोई प्रश्न करने लगा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या ना बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ने लगी। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त घबराहट सामने दिखाई देने लगा है। अगर धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के लोग एक सूत्र में बनते गए तो निश्चित रूप से कई केंद्रीय मंत्री महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से स्पष्ट साबित हो जाता है कि 60 से 65% वोट केवल महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोई कांग्रेस का है तो कोई समाजवादी पार्टी का है तो कोई राष्ट्रीय लोक दल का है तो कोई किसी लालू प्रसाद यादव का है तो कोई ममता बनर्जी के पार्टी का है तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस तरीके का अगर संकलन किया जाए तो 60 से 65% तक साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई घबराहट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय से पहले करा सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब फूंक फूंक कर पांव रख रही है। अब हम बात करेंगे कि महागठबंधन में उत्तर प्रदेश की तरफ हम नजर डालने चल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कुछ काम कर पाएगा? दोस्तों, बात करें महागठबंधन में, यदि बहुजन समाज पार्टी महागठबंधन में शामिल हो गई तो निश्चित रूप से 80 सीटों में कम से कम 70 सीट महागठबंधन की झोली में जा सकती है। परंतु मायावती गठबंधन न करने के कारण काफी नुकसान महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में हो सकता है। परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी मायावती को अपने पक्ष में लाकर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा हो सकता है। एक तरफ दलितों की मांग गूंजने लगी है कि देश का प्रधानमंत्री मायावती को बनाया जाए, क्योंकि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सब देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए अब की देश की प्रधानमंत्री मायावती को बनना चाहिए। और उनको बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने कई लोगों से ऐलान भी किया था, कहा था कि मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब वो देश के प्रधानमंत्री मायावती को ना बनाकर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को बना सकते हैं। वैसे बात करेंगे तो हम ओम प्रकाश राजभर का भी एक पूरा वीडियो सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नेता होता है वो दुम्हा सांप होता है। उन्होंने अपने बयान में यह साफ साफ कह दिया था, नेता तो केवल दुम्हा सांप होता है, और क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसकी बातों पर भी भरोसा नहीं करना। एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि ये तो जुमले थे। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित पार्टी द्वारा किए जा रहे वादे क्या जुमले थे? वैसे बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये कह चुकी है, अपने कार्य को पूरा न करने के बाद ये कह करके सिरे से खारिज कर देती है कि ये तो जुमला था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 60 लाख रुपए या 60,000 रुपए इस तरीके का देने की घोषणा की थी कि काला धन आएगा, गरीबों के खाते में जाएगा और
सभी को रोजगार मिलेगा, इस तरीके की जब बातें कही थी और जब विपक्ष ने इसे उठाया तो कहा कि यह जुमला था। तो क्या इस बार जुमला कह करके फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट को फिर जनता की वोट लेकर के सत्ता तक पहुंच जाएगी? वैसे बात किया जाए तो जो महागठबंधन तैयार हुआ है ये करीब करीब 60% से 65% तक और महागठबंधन के पास जाती है। और महागठबंधन के पास अभी तक जो सीटें बनी हैं, गठबंधन हुआ है, उस पर हम एक नजर डालते हैं। आइए सुनिए। जैसे हम बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन है, तो वहां पर लगभग बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी नुकसान उठाने की संभावना पड़ रही है कि वहां पर ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती है। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़ी दूर और आते हैं, दिल्ली की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी का सरकार है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सकती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। समय और वक्त को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी अब कोई बड़ा चाल चलना चाहती है। इसके लिए आनंद फानन में एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लोगों द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव लोकसभा का अभी जल्द ही समय के पहले करा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसकती है और विपक्ष एकजुट न हो पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही अपनी रणनीति बना रही है कि किसी भी प्रकार की कोई रणनीति कामयाब न हो विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का। इसलिए ये महागठबंधन ने बड़ी बारीकी से गठबंधन की हर चाल को भारतीय जनता पार्टी फेल करना चाहती। तो दोस्तों आइए हम एक वीडियो सुनाते हैं जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनिए क्या कहा है। उसे जाने माने एंकर रवीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट कहीं न कहीं बेचैनी बढ़ती जा रही है। वैसे बात करें तो इस बार ये महागठबंधन ये भी समझ गया है कि ये लड़ाई केवल मोदी से नहीं है बल्कि गोदी मीडिया से भी हमें लड़ना है। वैसे बात करें तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरफ किसी की निगाहें नहीं गई हैं, परंतु महागठबंधन ने इस बार गोदी मीडिया से लेकर के मीडिया के स्वतंत्र करने की बात कह दिया है कि अब कोई गोदी मीडिया बनकर नहीं रह पाएगा। आप जब निष्पक्ष और निर्भीकता की खबरें प्रकाशन करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है, आप पर झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, आपका उत्पीड़न किया जाता है, आपका शोषण किया जाता है, आप पर जुल्म ढाया जाता है, आपके साथ जास्ती की जाती है और आपको मजबूर में उनके गुण गाने पड़ते हैं। इसके लिए व्यापक तैयारी कर दी गई है और देखिए सुनिए, हम वो वीडियो भी सुनाएंगे जिसमें इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार लड़ाई मेरी मोदी से ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया से। इसलिए अभी से एक व्यापक समितियां बनाना शुरू कर दिया है और अगर यही रहा उनका गठबंधन की तैयारियां रही तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट सकते। अगर ये गठबंधन बरकरार रहा तो आइए हम अब बात करेंगे जो रवीश कुमार ने कहा है, जरा हम उस वीडियो आपको सुनाने चल रहे हैं और साथ साथ हम वो भी सुनाएंगे जो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने और फिर अपने वचनों में क्या कहा। वैसे बात करेंगे, साफ साफ दिख रहा है इस इंडिया महागठबंधन में किसी कोई पद की लालसा नहीं है,
कोई अपना दिखाने का लालसा नहीं है, सभी शांतिपूर्वक बैठे हैं, सभी गठबंधन को आगे कर रहे हैं, ना कि व्यक्ति को आगे कर रहे हैं, सभी हिलमिल के काम कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन का रूप देने जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि इंडिया इस बार बड़े पैमाने में सफलता प्राप्त कर सकती है। तो आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं इंडिया महागठबंधन का जो रवीश कुमार ने अपने शब्दों में कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडिया गठबंधन समझ गया है कि उसकी लड़ाई केवल मोदी से नहीं, गोदी मीडिया से भी है। क्या यह केवल संयोग था कि ज्यादातर नेताओं ने प्रेस के सामने एक आजाद प्रेस का वादा किया है? जाहिर सी बात है, संयोग नहीं है। मुंबई की बैठक के बाद इंडिया के कई नेताओं ने ऐलान किया कि इंडिया मीडिया को भी आजादी देगा, आजाद करेगा। मुंबई की बैठक के बाद गोदी मीडिया को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सभी ने भारत के मीडिया की दयनीय हालत का जिक्र किया और कहा कि अब उसकी गुलामी का दौर खत्म होने जा रहा है। इन नेताओं की बातों से यही लगा कि उन्हें पता चल गया है कि 2024 के चुनाव में मोदी से पहले बड़ी चुनौती मीडिया है। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया अपनी रैलियों में जनता के बीच यह बात उठाने जा रहा है कि भारत का मीडिया गुलाम हो चुका है, उसे आजादी चाहिए। Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Lalu ji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली उनका बड़ाई हो रहा है। इंडिया का मैनिफेस्टो अभी नहीं आया है, कमेटी बनी है, मगर मीडिया को लेकर मैनिफेस्टो लगभग आ ही गया है। गोदी मीडिया भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। देखना होगा कि इंडिया प्रेस की आजादी को लेकर किस तरह के वादे करता है। यह आजादी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? मालिकों की जो कमर झुक गई है उसे सीधी कैसे की जाएगी? 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। मुंबई से इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि मीडिया भी उसके लिए एक मुद्दा होने जा रहा है। मीडिया उनके साथ है, वो एक उनके दिमाग में है। प्रेस मीडिया हो, टीवी हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास है, ये उनका कहना है। और हमको कभी कभी ऐसा दिखता भी है, माफ़ करो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझ के, आप गुस्से में आके हमारे खिलाफ मत लिखो। तो जो कुछ है वस्तु स्थिति, आपको भी मुंह को ताला लगाया, हाथ बंद दिए आपके भी लिखने के, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनके विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके जो कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और
वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं ये किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए। इंडिया ने आज 5 प्रकार की कमेटियों का ऐलान किया है। मीडिया पर भी एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसमें 19 सदस्य हैं। इसमें कांग्रेस की तरफ से केवल जयराम रमेश हैं, राजद से मनोज झा, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हैं, जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन। सोशल मीडिया के लिए भी वर्किंग ग्रुप बना है। भारत का गोदी मीडिया इंडिया के इस संदेश को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वो स्वीकार करने की हालत में भी नहीं है। वो गुलाम हो चुका है, गटर में है। उसे क्या पता आजादी कैसी होती है। गोदी मीडिया का एक ही काम है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम पर इंडिया की हर बैठक को पहले से खारिज करना, मोदी के सामने कौन के सवाल से इंडिया को जीरो बताना। यह भी सही है कि केवल एकजुट हो जाने से चुनौतियां कम नहीं हो जाती हैं, जीत का रास्ता नहीं बन जाता है। मगर इंडिया ने बार बार साफ किया कि एकजुटता उनकी पहली चुनौती थी, रही है। इस चुनौती को अब पार कर लिया गया है। इंडिया का नेता कौन है, इस सवाल का जवाब इंडिया आपसी तालमेल के प्रदर्शन से देने लग गया है। हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है, मगर इंडिया के सभी दलों के बीच एक पहचान बनती हुई देखी जा सकती है। कोई अपनी अपनी पहचान के लिए होड़ नहीं कर रहा है। सब अपने गठबंधन इंडिया को आगे कर रहे हैं। पटना के बाद, बल्कि पटना से कहीं बेहतर इंडिया ने मुंबई में गठबंधन के प्रति वफादारी और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यहां तक कि इनके बीच संदेह से देखे जा रहे शरद पवार को लेकर भी किसी ने तंज नहीं किया, उनका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सबने उनके प्रति सम्मान जाहिर किया, उन्हें स्वीकार किया। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश रहा कि इंडिया को तोड़ने की कोशिश तो होगी, ईडी घर तो नहीं बैठेगी, कभी दल को तो कभी नेता को तोड़ने की कोशिश होगी, मगर इससे इंडिया के बीच संदेह और घबराहट पैदा नहीं होगी। तमाम संदेहों के बाद भी शरद पवार की मौजूदगी इंडिया के इस आत्मविश्वास का प्रदर्शन करती है कि वो ईडी के हमले को डील कर लेगी, सामना कर लेगी। बैठक की आने वाली सभी तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा बने रहने का दावा छोड़ दिया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जितनी भी कमेटियां बनाई गई हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से एक ही सदस्य रखा गया है। 5 कमेटियां बनी हैं, सभी में हर दल की उपस्थिति बराबर है, कोई किसी पर भारी नहीं है। कांग्रेस सबके साथ चलती नजर आ रही है। जितना राहुल गांधी नजर आते हैं उतना ही एमके स्टालिन भी नजर आते हैं, उतनी ही जगह अरविंद केजरीवाल को मिल रही है और लालू यादव और नीतीश कुमार से लेकर शरद पवार को सभी इस स्पेस में बराबर बराबर दिख रहे हैं। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं दिख रहा है। गठबंधन की तस्वीरों में गठबंधन की सबसे बड़ी कामयाबी यही झलक रही है। इंडिया ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। यानी गठबंधन को पता है और गठबंधन छिपा नहीं रहा है कि कई राज्यों में दिक्कतें आ सकती हैं, मगर इसके बाद भी एकजुटता, समझदारी बनी रहेगी। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे से लेकर एमके स्टालिन तक ने कहा कि इंडिया के नेताओं के बीच जो संबंध बने हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि इंडिया के बीच इस बात को लेकर तैयारी दिखने लग गई है कि सभी एक दूसरे के लिए जगह छोड़ेंगे, एक दूसरे को समायोजित करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, अपने अंतरों को कम करेंगे। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो राज्यों के स्तर पर सीटों के बंटवारे पर काम करेगी। लालू यादव ने कहा कि अपना नुकसान सहकर भी इंडिया को आगे रखेंगे। बैठक की सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी प्रमुख दलों के नेताओं, मुख्यमंत्रियों ने प्रेस के सामने अपनी बात रखी। सभी प्रेस के सामने सहज नजर आ रहे थे। जिसने जो भी कहा सबके सामने कहा। आप उनकी बातों में झांक कर देख सकते हैं कि इनके बीच कितनी तालमेल है और समझदारी कितनी नकली है या असली है।
तीन बड़े नेताओं के बयान में आपको दिख जाएगा कि सबकी बात एक ही लाइन पर है। सब आपसी अंतर्विरोध की भी बात करते हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मगर यह भी दावा करते हैं कि इन बैठकों से उनके बीच की समझदारी बेहतर हुई है। ऐसा लगता है कि एकजुट रहने की पहली चुनौती इंडिया ने पार कर ली है। इसी एकजुटता को लेकर संदेह किया जा रहा था कि इंडिया बनने से पहले बिखर जाएगा, मगर अभी तक यह बना हुआ है। अपनी पहली प्राथमिकता यह समझता है कि एकता दिखानी है, जनता को संदेश देते रहना है कि मकसद सबका साझा है, समान है। किसी एक दल या किसी एक नेता का व्यक्तिगत मकसद यहां नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तीसरी बैठक के बाद इंडिया ने दिखा दिया है कि गठबंधन अब आगे बढ़ चुका है। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बहुत कोशिशें होंगी, मगर अब यह नहीं टूटेगा। इंडिया ने कहा कि जल्दी ही वह देश के सामने अपने अलग अलग मुद्दों और वादों को लेकर उपस्थित होने वाला है और यह काम तेजी से किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया को लगता है कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, इसलिए सभी अलर्ट हैं। इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं, तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया, सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा
अब सेशन होने जा रहे हैं, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा? आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। इस बैठक के बाद कई नेताओं ने इस बात की आलोचना की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इसके बारे में विपक्षी दलों से कोई जानकारी नहीं ली गई, कोई राय नहीं ली गई, देश को अंधेरे में रखा गया। अब अटकलें चल रही हैं कि क्या होगा, किस लिए बुलाया जा रहा है, एक तरह का भय का माहौल बनाया गया है। और राहुल गांधी जी को भी हम काफ़ी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिलकर के जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न हैं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज़्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो, तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए। यही मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूँ। मैं ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर किया नहीं ऐसा। लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन, मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब अब चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर लिए, उसके लिए नहीं बुलाया। लोग तंग और तबाह, इसमें ये हमारा नोटबंदी के वक्त परेशान थे, माइग्रेंट वर्कर परेशान, उस वक्त नहीं बुलाया। जब जब मुल्क अपने मुश्किल में रहता उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहे हैं। कई नेताओं के भाषणों में एक बात अब प्रमुखता से नजर आने लगी है, तानाशाही। विपक्ष के नेता अब खुलकर मोदी सरकार के लिए डिक्टेटरशिप और तानाशाही का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस शब्द का अभी तक बच के बचा के इस्तेमाल हो रहा था, अब साफ साफ होने लगा है। इंडिया का नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जीतने की बात तो अभी बहुत दूर है, मगर जहां तक जुड़ने की बात है, इस गठबंधन ने अभी तक यही दिखाया है कि वह एक होने की कसौटी पर लगातार खरा उतरते जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा, समझ गए होंगे कि इंडिया गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी पर
कैसा असर पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, कैसा और क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आप इन रवीश कुमार के विचारों और ये महागठबंधन की कुछ वीडियो देखने के बाद आप समझ गए हो किस तरीके से महागठबंधन में जम करके इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या ये उखाड़ फेंकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में ये महागठबंधन कुछ कर पाएगा या केवल टाए टाए फिस हो जाएगा? वैसे बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर जानकारी को, हर चाल को, गोटियों को अच्छी तरीके से बिछाने जा रही है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे महागठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरीके से लापरवाही और जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे बात करेंगे इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके की एकता, इस तरीके की भाईचारा और एक हो करके चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की स्वाभाविक है बेचैनियां बढ़ती हैं और बढ़ी होंगी। अगर नहीं बढ़ी है तो ये भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे सभी दल एकजुट हो रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई चाल न चले ऐसा असंभव। वैसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में छिटके हुए भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को पुनः उन्हें अपनी पार्टी में मिला करके, अपनी पार्टी में स्थान दे करके, महागठबंधन में शामिल करके एक बार फिर अपने मजबूती के साथ लड़ने की बात कर रही। अगर क्या ओम प्रकाश राजभर अपने राजभरों की वोट पा पाएंगे? वैसे बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों और अपने कार्य के प्रति जनता के बीच जाने जाते हैं। वैसे बात करें तो ओम प्रकाश राजभर कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ सफर करेंगे ये तो वक्त बताए, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए अब छोटे छोटे दल ही उनका विकल्प बन सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। वैसे बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2-4 दल ऐसे हैं जिनका स्थान है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आपके जनता दल और कुछ और दल हैं जिनकी कुछ सुर्खियों में नाम है। अगर ये सारे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, क्षेत्रीय दल, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश से मिल सकती है। अन्यथा ये महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए हर मोड़ पे इतनी बारीकी से कीले जड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर चुभती नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट प्रतिशत देखा जाए सभी लोगों को मिलाने के बाद 40 से अधिक नहीं हो पा रहा है, जबकि महागठबंधन को 60 से 65% वोट मिल जाएगा। जब 65% वोट मिल जाएगा तो महागठबंधन विजयी होगा। इन सब बातों को लेकर के अब चर्चा तेजी से शुरू हो गया है। वैसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ना कोई बड़ी चाल चल सकते हैं। वैसे बात करें क्योंकि अभी महागठबंधन की ज्यादा मीटिंगें नहीं हो पाई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वक्त की नजाकत को परखते हुए चुनाव का ऐलान भी कर सकती है और या फिर अब कोई और घोषणाएं तैयार कर सकती हैं या फिर कुछ और कर सकती हैं। वैसे बात करेंगे तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं। तो इससे यह स्पष्ट संकेत भी मिल रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं को भांपते हुए चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम जनता से जानना चाहते हैं, क्या महागठबंधन के बावजूद भी क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह सकती है या नहीं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि नहीं तो भी कारणों का उल्लेख करिएगा, जिससे मैं जनता की अदालत में जनता के बीच आपकी वाणी को, आपकी आवाज को, आपकी भावनाओं को और आप द्वारा लिखे गए मैसेज को जनता के बीच पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि महागठबंधन, इंडिया के महागठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम हो रही है। भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि कहीं पर ऐसा न हो जाए, कहीं मेरी लुटिया डूब जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी हर चाल को भांपते हुए इंडिया गठबंधन की कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन की हर चाल को भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती साबित होती नजर आ रही है। देखते रहिए, बने रहिए जनता की अदालत में।